दोस्तों, अगर आपने इफ टीवी की तमाम वीडियोस देखी हैं तो फिर आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि कायनात में सिर्फ हमारी गैलेक्सी ही एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इस कायनात में 100 बिलियन गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते थे तो फिर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गैलेक्सीज ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस डस्ट और बिलियंस ऑफ स्टार्स और सोलर सिस्टम से मिलकर बनती हैं। हम मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम के प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं। ये जानकर आपको पता चल गया होगा कि हम स्पेस में मौजूद कितनी कम जगह पर रहते हैं। बस यही वजह है कि अभी तक हम किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाए। मिल्की वे ऐसी जगह है जहां हम रहते हैं। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मिल्की वे एक स्टेट है और इस स्टेट में हमारा सोलर सिस्टम एक छोटे से सिटी की तरह है और जमीन हमारे एरिया की लोकेशन है। अगर मिल्की वे एक स्टेट है तो फिर ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि उसकी तरह और स्टेट यानी कि और गैलेक्सीज भी एग्जिस्ट करती होंगी, जहां ऐसा प्लेनेट जरूर होगा जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये प्लेनेट इतना खास क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार दूसरी गैलेक्सी में एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है। आखिर इस एक्सोप्लैनेट को दूसरी गैलेक्सी से ढूंढा कैसे गया और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन क्या हमें किसी दूसरी गैलेक्सी में लाइफ मिल सकती है? इन सब सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए सबसे पहले किसी दूसरी गैलेक्सी में ढूंढे गए एक्सोप्लैनेट के बारे में जानते हैं। 1923 में एडविन हबल 4th ईयर एस्ट्रोनॉमर थे जो माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी पर काम किया करते थे। अपने 100 इंच होकर टेलीस्कोप की मदद से वो आसमान को बहुत ही मजे से ऑब्जर्व करते थे। स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स में से उनका फेवरेट ऑब्जेक्ट दी स्पाइरल नेबुला था। ये मिस्टीरियस गैस क्लाउड पूरे आसमान में फैले हुए थे और किसी को भी इसकी नेचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1920 में हबल ने फैसला किया कि मैं इसे समझने में अपना पूरा टाइम लगाऊंगा। नेबुला को हम आसान अल्फाज में क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कह सकते हैं जो आउटर स्पेस में होते हैं। हबल ऐसे ही एक नेबुला एंड्रोमेडा गैलेक्सी यानी कि M31 को ऑब्जर्व किया करते थे। ये स्पाइरल शेप्ड क्लाउड आपको बगैर किसी टेलीस्कोप के भी नजर आ सकता है, लेकिन इसके लिए आसमान का क्लियर होना और बगैर मून के होना जरूरी है। हबल ने इस नेबुला की इमेज एक फोटोग्राफिक प्लेट में कैप्चर की जिसमें उन्होंने एक बहुत एक्साइटिंग नोवा यानी कि एक्सप्लोडिंग स्टार ऑब्जर्व किया। अगली रात उसने फिर से M31 की तस्वीर ली, वो भी इस उम्मीद के साथ कि शायद एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी में वो उस नोवा को और भी अच्छे से देख पाएं। सेकंड प्लेट ने नोवा को तो रिकॉर्ड किया, लेकिन इस प्लेट पर एक और चीज थी जिसकी वजह से वो हिस्ट्री ऑफ साइंस की लेजेंडरी चीज बन गई। जब हबल ने उस सेकंड प्लेट को ऑब्जर्व किया तो उसे ये पता चला कि वो नोवा नहीं है बल्कि एक खास किस्म का स्टार है जो अपनी ब्राइटनेस को चेंज करता रहता है। जो स्टार अपनी ब्राइटनेस को चेंज करे उन्हें सिफाइड वेरिएबल स्टार कहते हैं। अपनी पहली प्लेट ऑब्जर्व करके उन्होंने रियलाइज किया कि स्टार की फेंटनेस बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस दिखा सकती है। इस स्टार और उसके आसपास का नेबुला मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर होगा। उस टाइम सबको ये लगता था कि हमारे यूनिवर्स का साइज फाइनाइट होता है, लेकिन ये नेबुला उससे 3 गुना ज्यादा दूर था। आज एस्ट्रोनॉमर्स ने सक्सेसफुली ये पता लगा लिया है कि वो स्टार 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हबल ने डिस्कवर किया कि हमारी यूनिवर्स इतनी बड़ी है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते और स्पाइरल नेबुला एंड्रोमेडा असल में एक गैलेक्सी है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिवर्स में कंप्लीट सिस्टम ऑफ स्टार्स एंड गैसेस है जो हमारी मिल्की वे से बहुत ही दूर है। एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत सारी गैलेक्सीज को स्टडी किया है और इन गैलेक्सीज में उन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर भी किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गैलेक्सीज सिर्फ स्पाइरल शेप्स की ही नहीं होती, बल्कि इनकी शेप्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एलिप्टिकल, स्पाइरल, बेड स्पाइरल और इर्रेगुलर वगैरह। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि स्पिनिंग गैस क्लाउड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसके अंदर का ग्रेविटेशनल पुल ही गैलेक्सीज की शेप का फासला करता है। सारी गैलेक्सीज एलिप्टिकल शेप से ही स्टार्ट होती हैं, जो ज्यादातर गैस क्लाउड के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनता है। बहुत सारी गैलेक्सीज इवॉल्व होकर कम्प्लेक्स शेप ले लेती हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज में 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स होते हैं जो 1000 लाइट ईयर्स के अक्रॉस में फैले होते हैं। इन गैलेक्सीज को लार्ज सेंट्रल बल्ज और स्पाइरल आर्म्स देखकर पहचाना जाता है। दूसरी तरफ बेड स्पाइरल गैलेक्सी तकरीबन स्पाइरल गैलेक्सी ही की तरह होती है, लेकिन उनके स्पाइरल आर्म्स न्यूक्लियस से नहीं बल्कि बाहर से निकलते हैं जो गैलेक्सी के न्यूक्लियस के थ्रू जाती हैं। इन दोनों गैलेक्सीज के स्पाइरल आर्म्स डेंसिटी वेव से फॉर्म होते हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सी एलिप्टिकल शेप की होती है
लेकिन इनमें इंटरस्टेलर गैस और डस्ट बिल्कुल भी नहीं होती। आइए अब बात करते हैं इर्रेगुलर गैलेक्सीज की। इस गैलेक्सी को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये गैलेक्सीज कभी भी फिट नहीं होती। इनकी शेप्स बिल्कुल अलग अलग होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक गैलेक्सी की शेप, साइज और मैस उसकी फॉर्मेशन के बाद चेंज होता है, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिससे गैलेक्सीज की शेप बदल सकती है। ये तरीका दो गैलेक्सीज का आपस में कोलिजन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दो गैलेक्सीज एक दूसरे से बिल्कुल टकरा सकती हैं। अब गैलेक्सीज यूनिवर्स के थ्रू स्पिन हो रही हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से जरूर टकराएगी। इन टक्करों की वजह से हो सकता है कि स्टार्स की पोजीशंस बिल्कुल चेंज हो जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों गैलेक्सीज मिलकर एक न्यू गैलेक्सी बना ले। दोस्तों, आपने गैलेक्सीज के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया होगा, तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा क्या डिस्कवर किया है जिसकी वजह से साइंटिस्ट बहुत ही एक्साइटेड हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक स्पाइरल गैलेक्सी मेसियर 51 में एस्ट्रोनॉमर ने एक पोटेंशियल एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर लिया है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम RM51 ULS-1b रखा गया है। ये प्लेनेट हमारी मिल्की वे से 3 गैलेक्सीज दूर वाली गैलेक्सी में ऑब्जर्व किया गया है। इस पूरी ऑब्जर्वेशन में M51 गैलेक्सी में टोटल 55 डिफरेंट सिस्टम, मेसियर 101 में 64 सिस्टम्स और मेसियर 104 में 119 सिस्टम्स ऑब्जर्व किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेसियर 101 और मेसियर 104 भी गैलेक्सीज के नाम ही हैं। इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये एक्सोप्लैनेट मिला है और हिस्ट्री में सबसे पहला एक्सोप्लैनेट 1992 में डिस्कवर किया गया था और उस वक्त से लेकर आज तक जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, वो हमारी जमीन से 3000 लाइट ईयर्स की दूरी तक के प्लेनेट की हुई है। M51 ULS-1b पहला ऐसा प्लेनेट है जो 28 मिलियन लाइट ईयर्स दूर दूसरी गैलेक्सी में डिस्कवर किया गया है। इस ऑब्जर्वेशन के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा के चैंड्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के XMM न्यूटन स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प ली है। टीम ने इस प्लेनेट को ट्रांजिट फोटोमेट्री नाम की एक टेक्निक से डिस्कवर किया है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसे प्लेनेट्स तो हम ढूंढते रहते हैं, तो फिर इस एक्सोप्लैनेट में ऐसी कौन सी खास बात है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक्सोप्लैनेट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं बल्कि एक दूसरी गैलेक्सी में डिस्कवर किया गया है। वो गैलेक्सी हमसे करीब 60,000 लाइट ईयर्स दूर है। किसी भी प्लेनेट को ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यूनिवर्स में उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर आप जमीन पर बैठकर हमारे सोलर सिस्टम के पहले प्लेनेट मरकरी को भी देखेंगे तो वो भी आपको बहुत छोटा दिखाई देगा। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्लेनेट जो हमसे करीब 60,000 लाइट ईयर्स दूर है, उसे डिस्कवर करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने ये एक्सोप्लैनेट ढूंढ के दिखाया है। इसकी डिस्कवरी के लिए जिस मेथड को यूज किया गया है वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करता है। आप सब ये तो जानते हैं कि हमारी जमीन सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसके चारों तरफ घूमती है। सूरज की तरह हमारी और दूसरी गैलेक्सीज में लाखों स्टार्स मौजूद हैं। बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स ने इन्हीं स्टार्स को ऑब्जर्व किया है। गैलेक्सीज में स्टार को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सूरज की तरह स्टार्स का साइज भी बहुत बड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा चमकदार भी होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन्हीं बड़े स्टार्स की ब्राइटनेस को एक पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसके ऑर्बिट में कोई प्लेनेट होगा तो वो सैटेलाइट और उसके स्टार के दरमियान जरूर आएगा, जिसकी वजह से उस स्टार की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हमारी जमीन से देखने पर जब कोई प्लेनेट किसी स्टार के दरमियान में से गुजरता है तब उस इवेंट को ट्रांजिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसी ब्राइटनेस में डिप्स को ऑब्जर्व किया है। एक बार ये डिटेक्ट हो जाए तो प्लेनेट के ऑर्बिटल साइज को कैलकुलेट किया जा सकता है। साइंटिस्ट ये भी मालूम कर सकते हैं कि डिस्कवर्ड प्लेनेट को स्टार के चारों तरफ रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा। ट्रांजिट की हेल्प से हम मैस का अंदाजा भी लगा सकते हैं। प्लेनेट का मैस उसके हैबिटेबल होने में काफी रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा मैस होगा वो प्लेनेट उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर में अंदर इक्वेयर कर पाएगा और प्लेनेट के एटमॉस्फेयर का मैस डायरेक्टली प्लेनेट के क्लाइमेट पर असर करेगा। इसके साथ ही प्लेनेट के मैस की वजह से प्लेनेट की ग्रेविटी में भी बहुत ज्यादा फर्क आता है। उस प्लेनेट के साइज का अंदाजा उसके होस्ट स्टार के साइज और ट्रांजिट मेथड में ब्राइटनेस कितनी कम हुई है उससे लगाया जाता है। हमने इस एक्सोप्लैनेट को व्हर्लपूल गैलेक्सी में 2 लार्ज ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ऑर्बिट करते हुए ऑब्जर्व किया है। अब इनमें से या तो एक न्यूट्रॉन स्टार है या फिर ब्लैक होल है और एक बहुत ही बड़ा स्टार है। ये ट्रांजिट सिर्फ 3 घंटों के लिए ही ऑब्जर्व किया गया था। इससे साइंसदानों ने ये अंदाजा लगा लिया कि प्लेनेट का साइज सैटर्न के जितना बड़ा है। ये ऐसा पहला वर्क है जो दूसरी गैलेक्सी में प्लेनेट के होने की कंफर्मेशन देता है और उसके साथ ही प्लेनेट डिटेक्शन और स्टडी का एक न्यू एरा एस्टेब्लिश करता है। अब हमें पता चल गया है कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स जहाँ लाइफ हो सकती है वो सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही नहीं बल्कि दूसरी गैलेक्सी में भी ढूंढे जा सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बुरी खबर है कि दूसरी गैलेक्सी में मौजूद ये ऑब्जेक्ट अगले 70 सालों तक ट्रांजिट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसे दोबारा ऑब्जर्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।
रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है कि ट्रांजिट क्लाउड पासिंग की वजह से भी हो सकता है। जितना भी डाटा कलेक्ट किया गया है उसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ इस बात को कंफर्म करने के लिए कि असल में ये एक्सोप्लैनेट है भी या नहीं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये एक एक्सोप्लैनेट ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।